हाय गाइस, आज का टॉप 10 स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा लेट हूँ, उसके लिए सॉरी। कल से ये मॉर्निंग में आ जाएगा बिफोर 8 इन द मॉर्निंग, 8 AM इन द मॉर्निंग। और आज टॉप 10 है, आज 21 अगस्त। ये टोटल टॉपिक जो है द हिंदू के न्यूज़पेपर से जो आपने पढ़ा होगा आज, अगर आपने पढ़ लिया है तो टॉपिक समझते हैं आज कौन कौन सा है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, आर्टिकल 370 पे जो हियरिंग चल रहा है उसमें उन्होंने कुछ जजमेंट को कोट किया है, तो उसके बारे में समझेंगे वो क्या जजमेंट था। गवर्नर के रोल को लेके कोट किया है, तो प्रेसिडेंट रूल पे है वो। वक्फ बोर्ड क्या है, सेंटर ने कुछ गाइडलाइन और सेंटर ने कुछ किसी को अक्वायर किया है कुछ वक्फ बोर्ड को, उनके बारे में समझेंगे। प्राइस राइज टोमेटो और अनियन का हो रहा है, उसका क्या कारण है उसके बारे में समझ लेंगे। बेसिक है इकोनॉमी अंडरस्टैंडिंग में। सिलेबस भी मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ। जैसे ये तो आप बड़ा इजीली बता सकते हैं, जीएस पेपर 2 पॉलिटी, ये भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है। एक्ट है इसके लिए, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसको समझेंगे। इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमिक्स है, जीएस पेपर 3 एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक इकोनॉमी पे ही क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, अगर हम लोग देखें तो। पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ये भी पेपर 3 इकोनॉमी का ही पार्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये कम्युनिकेशन और जो पेमेंट सिस्टम है, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को लेकर के है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इसको रख सकते हैं। इकोनॉमी ही हो गया वो। रसिया इंडिया आईआर का पार्ट है, जीएस पेपर 2 डिफेंस डील है रसिया और इंडिया का, आईआर। V20 समिट, G20 के अपोजिट में जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो एक V20 समिट करते हैं। वो खामियों को बताते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है G20 में, उन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, तो उसको समझेंगे कि क्या है ये। तो जीएस पेपर 2 आईआर। लूना 25 क्रैश कर गया जो रसिया का था, तो जीएस पेपर 3 साइंस टेक। साइड चैनल अटैक, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसके बारे में समझेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक ही है सिक्योरिटी में, तो हम उसको समझेंगे थोड़ा क्या है ये। सुपर कंडक्टिविटी एक टॉपिक है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के ई पेपर के सबसे लास्ट में। साइंस का एक वर्जन आता है जो कि हार्ड कॉपी में नहीं आता है, जो आप हार्ड कॉपी लेंगे, लेकिन ई पेपर में वो रहता है, तो वो सुपर कंडक्टिविटी को समझेंगे। जनरल साइंस का है, तो जनरल साइंस से तो क्वेश्चन आते ही हैं, और इसका बहुत सारे एरियाज़ में सुपर कंडक्टिविटी कितना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में समझेंगे। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, राजीव गांधी का अभी जो डेथ एनिवर्सरी या बर्थडे आई थिंक था, तो उसके बारे में समझना है हमें। जीएस पेपर 1 का ले लीजिए, अवार्ड्स एंड ऑल। हालांकि ये गवर्नमेंट का अवार्ड नहीं है, लेकिन है न्यूज़ में, तो हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि राजीव गांधी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आगे चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एससी का जजमेंट आया 4 डिकेट्स। एससी ने एक जजमेंट दिया, अभी जो आर्टिकल 370 को लेकर हियरिंग चल रही है, वो जजमेंट था ब्रेक डाउन ऑफ मैसिनरी पे, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैसिनरी। यानी किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैसिनरी अगर ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है आर्टिकल 356 के अंदर। लेकिन 1971 में थिरू के एन राजगोपाल वर्सेस एम करुणानिधि, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया 1970 में, जो गवर्नर है अगर वो असेंबली डिजॉल्व कर लेता है और उसके बाद स्टेट का पावर अपने अंदर ले लेता है, यानी स्टेट को वो गवर्न करने लगता है, तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यानी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये बोल रही है। यानी वंस अ गवर्नर डिजॉल्व अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अज्यूम्स पावर ऑफ द स्टेट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द प्रेसिडेंट टेकिंग ओवर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नर जो है वो इलेक्टेड नहीं है, गवर्नर जो है अपॉइंटेड है। किसके द्वारा? तो आर्टिकल 155 के थ्रू प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर रहा है। तो जब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है और उसने डिज़ोल्व करके, असेंबली डिज़ोल्व करके पावर को अज्यूम किया है, तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का 1971 में के एन राजगोपाल वर्सेस एम करुणानिधि वाले केस में, ठीक है। एसआर बोम्मई केस का भी उन्होंने एक वहाँ पे रेफरेंस दिया, लाइक ए स्टेट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, स्टेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, मस्ट सर्वाइव आर्टिकल 356, ओके सॉरी। तो ये आर्टिकल 370 पे भी हियरिंग चल रहा है, उसके एवोल्यूशन को लेके एंड एवरीथिंग, तो ये चलता रहेगा। अभी इस पर कुछ आता रहेगा, तो हम लोग इसको देखते रहेंगे। इसमें कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आता है, तो ये प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर के रूल को लेके था,
तो मैंने इसको थोड़ा आपको समझा दिया। ये मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, आपको वहाँ इसका PDF मिल जाएगा, मैं अभी शेयर कर दूँगा आफ्टर ये वीडियो के बाद। आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं नया हूँ। ये 3rd मेरा वीडियो है करंट अफेयर को लेके। आगे चलते हैं। आगे प्रेसिडेंट रूल को समझ लेते हैं, क्या है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैशिनरी, गवर्नर रिकमेंड करता है इफ़ ए स्टेट लेजिस्लेचर इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ड्यूरेशन 6 मंथ का है, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर तक हो सकता है, और एवरी 6 मंथ में इसका अप्रूवल लेना पार्लियामेंट से ज़रूरी है, लोकसभा नहीं, पार्लियामेंट दोनों से होना चाहिए। प्रेसिडेंट इसको कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत टर्मिनेशन में नहीं होती है लेकिन अप्रूवल में होती है। एक्सरसाइज जो होता है वो सेंट्रली अपॉइंटेड गवर्नर के द्वारा होता है। पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, जितना भी जो भी प्रोक्लेमेशन होगा पार्लियामेंट उसको विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू जो है उसको अप्रूव करेगा पार्लियामेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ऐसा प्रेसिडेंट का रूल जो है कैन नॉट बी इम्पोज्ड इन एनी स्टेट बियॉन्ड 1 ईयर अनलेस, ओके, यानी 1 साल से ज़्यादा नहीं। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, अगर कब ऐसा कब होगा, अगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है और इलेक्शन कमीशन ऐसा बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको रखना है, नेसेसरी है, मतलब इलेक्शन को होल्ड करने के लिए। यानी कि जब मान लो कोई नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तभी हम 1 साल से ज़्यादा उसको एक्सटेंड करेंगे, या इलेक्शन कमीशन बोला है कि प्रेसिडेंट रूल आप रखिए, मस्ट है क्योंकि अभी इलेक्शन कराना है, असेंबली इलेक्शन, तो तब तक आप रखिए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है, तब उसको 1 ईयर से बियॉन्ड लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में कहा गया, मतलब अमेंड किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है आज का वक्फ बोर्ड क्या है, इसको समझते हैं। सेंटर्स टेक ओवर 123 दिल्ली वक्फ बोर्ड। सेंटर ने अभी नया डिसीजन मिनिस्ट्री का आया कि उन्होंने क्या किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्या किया, लगभग 123 प्रॉपर्टी जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का था वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। लाइक उसमें मॉस्क था, दरगाह था, ग्रेवयार्ड्स था। एक रिपोर्ट आया, 2 मेंबर कमेटी बनाया गया था और डीनोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज़, उसके ऊपर उन्होंने जो दिया, ठीक है। तो इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला, बस इतना समझिए कि टेक ओवर कर लिया है क्योंकि कमेटी बैठा था, कमेटी ने रिकमेंड किया डीनोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेके। हम समझते हैं वक्फ बोर्ड क्या है, रिकॉग्नाइज्ड एंड लीगल एंटिटी, क्योंकि इसका एक्ट है, अभी आगे देखेंगे हम जो एक्ट है। एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होता है, उसको पावर होता है एक्वायर करने का, होल्ड करने का प्रॉपर्टी, इवन ट्रांसफ़र करने का भी, उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी को भी। मेंबर्स कौन कौन होते हैं वक्फ बोर्ड में, कोई नॉमिनी होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2 या 3, मुस्लिम MP या MLA वहाँ का, मुस्लिम बार काउंसिल मेंबर्स, स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, मुतवल्लीस क्या होते हैं कि वही बन सकते हैं, यानी सुपरवाइज़र आप समझिए, जो वक्फ बोर्ड को देखेंगे वही बन सकते हैं जिनका एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख या उससे प्लस है, ओके, वही मुतवल्लीस बन सकते हैं। तो वक्फ क्या है, तो वक्फ एक प्रॉपर्टी है जो दिया जाता है इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए। गवर्नेंस होता है वक्फ एक्ट 1995, इसके लिए एक सर्वे कमिश्नर होता है, वही सर्वे करता है कौन सी प्रॉपर्टी को वक्फ के अंदर डालना है, वक्फ बनाना है, कौन सा नहीं। मैनेज्ड होता है मुतवल्ली के द्वारा, जो एक सुपरवाइज़र है। इनकम वही बन सकता है जिसका इनकम 1 लाख या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। इतना ही फैक्ट्स है, इससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, इस पर मेंस पे क्या ही क्वेश्चन बनेगा। तो अब जैसे अभी एक न्यूज़ आया 1400 टन्स ऑफ अनियंस सेंड टू मार्केट, बफर स्टॉक रेज टू 5 लाख टन। बफर स्टॉक को भी रेज कर दिया गया 5 लाख टन का, ठीक है। तो सेंटर ने अब ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्राइस राइज़ हो गया अनियन का। अब रिसेंटली टोमेटो का प्राइस राइज था, क्यों? रेनफॉल की वजह से। रेनफॉल होने की वजह से सप्लाई घट गया क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था, बहुत सारे जो प्रोडक्ट था वो सड़ गया, उसकी वजह से तो सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गया। इसी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो पेस्ट अटैक होने की वजह से
लो यील्ड हुआ इस ईयर इसी वजह से। अनियन का क्या हुआ, गुड क्वालिटी वाला जो अनियन है वो एक्सपेंसिव हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत हीट होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से या तो वेस्ट हो रहा है या वो सड़ रहे हैं, रोटेन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कम बचा अच्छी क्वालिटी का, तो एक्सपेंसिव होते गया। तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे बैन तो नहीं लगा सकते, लेकिन ड्यूटी 40% लगा दिया ताकि कम हो जाए एक्सपोर्ट, तो जो कंज्यूम होगा वो हमारे डोमेस्टिक के लिए, मतलब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट ना कर पाएंगे इससे, यानी एक्सपोर्ट को कम करने के लिए ऐसा किया गया ताकि डोमेस्टिक कंजप्शन में उसका काम आ सके और प्राइस लेस हो सके। तो ये आप समझ सकते हैं, बस ये बेसिक था इकोनॉमी और इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये न्यूज़ में बार बार है टोमेटो अनियन, तो मैंने सोचा कवर कर दूँ, आप एक बार अपडेट रहें इसको लेके। आरबीआई ने एक पायलट फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो वो क्या है? पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, डिजिटल डिलीवरी ऑफ क्रेडिट, यानी डिलीवरिंग क्रेडिट लोन्स थ्रू डिजिटल मीन्स। लाइक आपको लोन लेना है तो आप डिजिटली लोन ले रहे हैं, कहीं आपको फिजिकली जाने के बैंक की ज़रूरत नहीं है। तो लोन्स जब आपको मिल रहा है उसी को बोल रहे हैं हम डिजिटल डिलीवरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इवेल्युएट होता है अकॉर्डिंगली एंड प्रिडिक्ट द प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स एबिलिटी फॉर रिपेमेंट, यानी बोरोवर का एबिलिटी देखना कि वो पेमेंट कर पाएगा नहीं, क्रेडिट एग्रीमेंट बनाना। एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन है लेंडिंग प्रोसेस का, पेपरलेस एंड हैसल फ्री। ये अभी जो रिसेंटली आया पायलट टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शन लेस क्रेडिट, ये आया किस किस स्टेट में? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो होली ओन सब्सिडियरी है आरबीआई का, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन, एग्जाम में अगर आरबीआई भी ऑप्शन में रहे तो आरबीआई मार देंगे। एग्जाम में कभी ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा कि आरबीआई और आरबीआई इनोवेशन हब, दोनों में से कोई एक रहेगा। आरबीआई होगा तो आरबीआई, यही तो प्लग एंड प्ले मॉडल पे काम करता है। पार्टिसिपेशन फ्रॉम सर्टेन बैंक का पार्टिसिपेशन होता है। द प्लेटफॉर्म वुड एक्सटेंड इट्स फोकस टुवर्ड्स डेयरी लोन्स, एमएसएमई लोन्स, पर्सनल लोन्स, होम लोन्स। ऐसा भी माना जा रहा है इसको लिंक किया जाएगा आधार के साथ, आधार ई साइनिंग के साथ, लैंड रिकॉर्ड्स के साथ, सैटेलाइट डेटा, पैन, इन सब के साथ, ताकि जो जो बोरोवर्स एबिलिटी है रिपेमेंट का वो भी चेक किया सके ईजिली। तो डिजिटल समझिए कि लोन देने का डिजिटलाइजेशन किया गया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ये प्लेटफॉर्म कौन डेवलप किया है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इतना ही कुछ है। आते हैं, इंडिया रशिया का डिफेंस डील था 2018 में, ये साइन किया गया था ये डील, तो उसके बारे में समझते हैं। पेमेंट क्राइसिस लीड्स टू अनसर्टेनिटी ओवर रशिया डिफेंस डील। तो बहुत सारा डील था, उसमें S-400 डील के बारे में भी, S-400 वेपन्स के बारे में है, तो उसके बारे में जानेंगे क्या है वो। तो यहाँ पे जो पेमेंट है लगभग अराउंड $3 बिलियन का हेल्ड है एंड द सेंट्रल बैंक आर वर्किंग टू रिजॉल्व इट। हुआ क्या था कि विथ रसिया बीइंग स्विफ्ट सिस्टम होता था पेमेंट का, तो स्विफ्ट सिस्टम वाला जब ग्लोबली स्विफ्ट सिस्टम जो है मनी ट्रांसफ़र, मतलब जब वो शट डाउन हो गया, बंद हो गया Feb 2022 में, तो इंडिया और रशिया ने रूबल पेमेंट सिस्टम चूज़ किया। और काटसा का भी एक डर था। काटसा जो है वो काउंटरिंग अमेरिकाज जो थ्रू सैंक्शन एक्ट, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है, ठीक है। आप समझिए कि काटसा अमेरिका का एक एक्ट है। अमेरिका क्या करती है, इसके थ्रू रसिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान पे सैंक्शन लगा सकती है। सैंक्शन बहुत तरह का होता है, मेनली आप समझिए कि इंडिया पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, हम उसको समझते हैं। क्योंकि इंडिया रसिया के साथ डील कर रहा है, तो अगर काटसा ऐसे, तो अमेरिका ने एक अमेंडमेंट ला के, मतलब यूएस ने एक अमेंडमेंट लाया जिसके थ्रू इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उस अमेंडमेंट को बोलते हैं नेशनल डिफेंस अथोराइजेशन एक्ट। तो उससे क्या हुआ कि इससे इंडिया फ्रीली परचेज कर सकता था रसिया का ये S-400 मिसाइल सिस्टम। लेकिन काटसा का मेनली प्रॉब्लम क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये फुल फॉर्म है इसका। तो यानी अमेरिका का जो एडवर्सरी है, तो अमेरिका का एडवर्सरी रसिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इसको काउंटर करने के लिए, यानी उस पर सैंक्शन लगा के रोकने के लिए। तो अब इंडिया पे अगर इम्पैक्ट होता, अगर काटसा लगता, तो डॉलर से पेमेंट नहीं कर पाते, तो फिर उनको अपने अपने, जैसे रूपी इंडिया का हो गया अपना और रूबल रसिया का, तो अपने करेंसी में उनको पेमेंट सेटलमेंट करना पड़ता। इंडिया यूएस डिफेंस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता, ठीक है। यानी इंडिया और यूएस के बीच का डिफेंस डील नहीं हो पाता अगर काटसा लगता। तो हालांकि यूएस ने सपोर्ट किया और नेशनल डिफेंस अथोराइजेशन एक्ट लाया, जो कि अलाउ किया इंडिया को कि S-400 वो ख़रीद सके रसिया से। इंडिया इंक्स S-400 ट्रायम्फ डील विथ रसिया, जो मैंने बताया आपको, ये हुआ है 2018 में। कैन इंगेज ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स, एरियल मतलब हवा में, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ऑल टाइप ऑफ मिसाइल्स, लोकेट्स टारगेट एट 600 किलोमीटर।
डिस्ट्रॉय दैम 400 किलोमीटर रेंज अप टू एल्टीट्यूड ऑफ 30, एल्टीट्यूड मतलब आप वर्टिकली देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। सिस्टम कैन इंगेज मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली, एक बार में बहुत सारे टारगेट। मल्टी फंक्शनल रडार है इसमें, रडार एक बार। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर है इसमें, कमांड एंड कंट्रोल, बहुत तरह का इसका सील्ड है। तो एक 400 किलोमीटर का, एक 200, तो अलग अलग, इतना कुछ नहीं जानना है। आप यहाँ देखिए पॉसिबल डिप्लॉयमेंट इसका क्या था कि ये जो आप देख रहे हैं लैंड बॉर्डर हमारा, मैरी टाइम बॉर्डर नहीं, यहाँ पे यानी चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इसको लाया गया था। V2 पीपल समिट, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये V2 पीपल समिट, क्योंकि न्यूज़ में है तो इसको देख लेते हैं। V2 पीपल समिट है क्या? V2 पीपल समिट किया गया है G20 जो समिट हो रहा है उसके अपोजिट में। लाइक जैसे जो अपकमिंग उसमें बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं इसका, मतलब जो G20 समिट होने वाला है उसका। लेकिन पुलिस ने, वही दिल्ली पुलिस ने अभी रेस्ट्रिक्ट कर दिया एंट्री। HKS सुरजीत भवन में होने वाला था, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, सेंट्रल दिल्ली में। वेन्यू जो था, कम्युनिस्ट पार्टी ओन्स करता है बिल्डिंग, तो अभी नोट नहीं मिला, पुलिस ने उसको फिर से डिनाई कर दिया है। तो ये यहाँ पे आप देखिए, वी एंड आवर कल्चर अगस्त 20 को होने वाला था, यानी संडे को 2 PM, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट सब लोग आएंगे और वो G20 पे बात करेंगे। ए पीपल समिट ऑन G20, क्रिटिसिज्म करेंगे, सरकार के अचीवमेंट को बताएंगे, यही सब है। यानी NGOs एवरीथिंग इसमें इंक्लूड रहेंगे। ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है, आप आंसर्स लिख सकते हैं। आंसर में इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि आप समझिए कि एक प्रेशर ग्रुप भी इसको समझ सकते हैं आप, कि इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में इंटेलेक्चुअल जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसके बारे में भी है ये। लूना 24 क्रैश कर गया है, रसिया का फर्स्ट लूनर मिशन इन 47 ईयर्स। लास्ट 47 ईयर में जब सोवियत यूनियन था तभी था, उसके बाद अब ये रसिया का इंडिविजुअल आया तो वो क्रैश ही कर गया मून पे। पायलट लेस स्पेस क्राफ्ट था ये याद रखना है आपको। साउथ पोल एरिया में ये भी, जो चंद्रयान है वो भी लूनर साउथ पोल पे गया है, लूनर साउथ पोल। लूनर, अब साउथ पोल क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट कुड बी इम्पॉर्टेंट रिजर्व ऑफ फ्रोजन वाटर होगा या कुछ होगा, प्रीशियस एलिमेंट। इट हैड बीन एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन अगस्त 21, यानी आज लैंड होना था ये। तो लेकिन एपेटस मूव्ड इनटू अनप्रिडिक्टेबल ऑर्बिट में चला गया और वो काम करना बंद कर गया और कॉलिजन हो गया, जिसकी वजह से ये क्रैश कर गया। लूनर मिशन रसिया का जो था वो 1976 में आया, जब ये सोवियत यूनियन का पार्ट था। 3 गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल मून लैंडिंग कर चुका है, सोवियत यूनियन, US एंड चाइना। लूनर साउथ पोल इज ऑफ पार्टिकुलर इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट। क्यों? ऐसा बिलीव किया जाता है कि परमानेंटली सैडोड है पोलर क्रैटर, वहाँ का जो पोलर क्रैटर है वो परमानेंटली सैडोड है। मे कंटेन फ्रोजन वाटर, वहाँ पे फ्रोजन वाटर हो सकता है इन द रॉक्स में, जो कि ये बता सकता है कि वहाँ पे एयर है, रॉक मतलब बाद में, मतलब उसके मून के पूरे सरफेस के का जो एक आप समझिए ज्योग्राफी है उसके बारे में बताएगा कि वहाँ वाटर है नहीं है। मतलब फ्यूचर एक्सप्लोरर आएंगे तो वो कुड ट्रांसफर इनटू एयर एंड रॉकेट फ्यूल, ठीक है, मतलब उसको रॉकेट, एयर और रॉकेट फ्यूल में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ये है रसियाज फर्स्ट मून मिशन सिंस 1976, ऐसा वो पहले ही मैंने बता दिया। जो उसका नाम था फोबोस ग्रंट मिशन 2A मास मून इन 2, एक सोवियत 1991 में वो फॉल हो गया। फिर उसके बाद लेटर बाय इल फेटेड फोबोस ग्रंट मिशन भी 2011 में वो भी फेल था। इवेंचुअली इन द अर्ली 2010 रसिया सेटल्ड ऑन लूना 25 फॉर द लूनर साउथ पोल। फिर वहाँ तब से ये स्टार्ट हुआ 10 से। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। हम इसको अगर आप देखें तो हम इसका कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, चंद्रयान के साथ। हमारा चंद्रयान जो है, वाइल लूना 25 वाज लॉन्च्ड, लूना 25 वाज लॉन्च्ड आफ्टर चंद्रयान 3। तो ये मैंने इमेज डाल दिया है इसमें, कुछ यानी जुलाई 14 को हुआ और ये इसका ऑर्बिट है, दिख रहा है ये चंद्रयान और लूना जो 25 है उसका लिफ्ट ऑफ मास के बीच में डिफरेंस। लैंडिंग साइट, मिशन लाइफ जो चंद्रयान का था वो 14 डेज था और इसका 1 ईयर है। चंद्रयान का जो मिशन लाइफ है वो 14 डेज और इसका 1 ईयर है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं।
अकूस्टिक साइड चैनल अटैक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्या होता है ये? अभी इन अगस्त ए रिसर्च पेपर टाइटल्ड प्रैक्टिकल डीप लर्निंग बेस्ड अकूस्टिक साइड चैनल अटैक ऑन कीबोर्ड्स में हुआ। तो SCA क्या है? साइड चैनल अटैक। साइड चैनल अटैक है ए मेथड ऑफ हैकिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ऑक्सिलरी सिस्टम यूज्ड इन द अटैक ऑन कलेक्टेड डाटा। जो डेटा कलेक्टेड है उस पर अटैक करता है, फिर उस डेटा को इंटरसेप्ट एमिशन करता है उसका, फिर उस कंप्यूटर को टारगेट कर देता है। लेकिन अकूस्टिक साइड चैनल में क्या होता है? ये कीवर्ड जो हम लोग प्रेस करते हैं उस की स्ट्रोक से पता लगा लेता है वो डेटा क्या है, और फिर बाद में वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक कर देता है। जैसे और लैपटॉप के यूज़ होने की वजह से इस ASCA का स्कोप बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये बहुत इजी हो गया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। AI इनेबल डीप लर्निंग होने की वजह से और इजी हो गया, वो पिकअप जल्दी करता है, इंटरप्रेट कर लेता है उस अकूस्टिक को, यानी उस की स्ट्रोक्स को बहुत ईजिली। तो ये आप समझिए साइबर अटैक्स में अकूस्टिक साइड चैनल अटैक क्या होता है, ये आप समझिए। AI इनेबल डीप लर्निंग मॉडल के थ्रू वो की स्ट्रोक को समझता है और वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके लीक कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी, स्टे इन द फ्लो। ये मैंने आपको बताया कि ये न्यूज़ द हिंदू के सबसे लास्ट पेपर आप लेंगे तो उसमें साइंस का एक पेज आ रहा है एवरीडे, उसमें है सुपर कंडक्टिविटी, स्टे इन द फ्लो। सुपर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? यानी इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेसिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 तक, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो उसमें पैरेलल सीरीज, और आपने पढ़ा होगा पैरेलल सीरीज, ठीक है। तो हम पैरेलल सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं वायर को, यानी जो हमारा पूरा एक कंडक्टर होता है उसको, तो उसमें हम रेसिस्टेंस को कम करने या बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सुपर कंडक्टिविटी क्या है कि जब हम यहाँ पे है कि कोई भी मटेरियल को जब कूल्ड किया जाता है वेरी लो टेम्परेचर पे, तो उसमें रेसिस्टेंस नहीं होता। तो जब उसमें रेसिस्टेंस नहीं होता तो उसी को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। अगर रेसिस्टेंस होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। तो सुपर कंडक्टिविटी का बहुत सारा थ्योरी है। सुपर कंडक्टिविटी सबसे पहले डच फिजिसिस्ट थे हिक कैमरलिंग, उन्होंने 1911 में डिस्कवर किया था मरकरी पर। उन्होंने 3 थ्योरी यूज़ किया था, बार्डन कूपर, इसकी फर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, कुलम रिपल्सन। ये कुलम रिपल्सन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सन है बिटवीन निगेटिव चार्जेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन निगेटिव चार्जेस, ये है। तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं जानना है। सुपर कंडक्टर का यूज़ MRI मशीन्स में, जायंट पार्टिकल स्मैशर, इनर्जाइज पार्टिकल, सुपर फास्ट ट्रेन में यूज होता है रिड्यूस करने के लिए उसके फ्रिक्शन को, ठीक है। तो बहुत सुपर कंडक्टिविटी का बहुत सारा यूज़ होने वाला है, वर्क करता है। वन ऑफ द मेजर ओपन क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज़ टू फाइंड ए सुपर कंडक्टर दैट वर्क एट रूम टेम्परेचर एंड एम्बिएंट, क्योंकि ये हाईली कूल टेम्परेचर पे काम करेगा, लेकिन अभी ये रूम टेम्परेचर पे नहीं काम करता है। तो अगर रूम टेम्परेचर पे काम करने लगे तो हम बिना रेसिस्टेंस के इलेक्ट्रिसिटी जो इतना लॉस हो रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी जो बना रहे हैं वो लॉस हो जा रहा है, वो लॉस नहीं होगा, रेसिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाता है। पैरेलल सीरीज़ का सर्किट होता है, तो सीरीज़ सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट होता है, तो वो आपको मैंने शुरू में ही बोला। तो इतना बेसिक्स जानने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में हम सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है वो जान गए, पूरा फिजिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। इतना ही आएगा एग्ज़ाम में। सुपर कंडक्टिविटी क्या है? तो विदाउट एनी रेसिस्टेंस आएगा, ये आ सकता है। पहले मरकरी के प्रॉपर्टी पे इसको ट्राई किया गया, वेरियस फील्ड में इसका यूज़ सकता है, MRI में हो सकता है। अगर रूम टेम्परेचर पे अभी नहीं अवेलेबल है, अगर रूम टेम्परेचर पे हो जाए और एम्बिएंट प्रेशर पे हो जाए, तो फिर सस्टेनेबल प्रेशर पे हो जाए, तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई लॉस ही नहीं होगा। हम जितना बनाएंगे उतना हमारे पास रहेगा, रेसिस्टेंस से कोई लॉस ही नहीं होगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये PDF मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ अभी आपके साथ, आप ये नोट्स रख सकते हैं। मैं सेम का सेम PDF वहाँ शेयर कर दूँगा। और भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे, आप उसको देखिए। अगर आपको लगे कि कोई नया कुछ अलग टॉपिक का वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट कर दीजिए, वो भी मैं वीडियो उससे रिलेटेड में बना दूँगा। अभी रिसेंटली मैंने जो न्यूज़ रिकमेंडेशन आया है एक रिव्यू कमेटी का, उसका मैंने डाला हुआ है वीडियो, और भी मैं वीडियो धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकल भी डालता चलूँगा। लेकिन ये करंट अफेयर रेगुलर रहेगा। आज लेट हो गया, लेकिन ये
कल से मॉर्निंग में रहेगा, बिफोर 8 मैं इसको डाल दिया करूँगा। थैंक यू।